हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस किया। आज हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु एडेड द क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिक्स टू द नेम ऑफ डन। डन के नाम के साथ मेटाफिजिक्स की क्वालिटी को किसने ऐड किया? In 1693, John Dryden, in his book Discourse Concerning Satire, applied the word metaphysics to Donne. He criticized Donne. 1693 में जॉन ड्राइडन ने अपनी किताब डिस्कोर्स कंसर्निंग सैटायर में सबसे पहले मेटाफिजिक्स वर्ड का प्रयोग डन के लिए किया। ही क्रिटिसाइज डन, उन्होंने डन की क्रिटिसाइज करते हुए एक कोटेशन भी लिखी। He affects the metaphysics in his amorous verses where nature only should reign and perplexes the mind of the fair sex with nice speculations of philosophy when he should engage their hearts. Question number 2. Who termed Donne as a metaphysical poet? डन को मेटाफिजिकल पोइट किसने कहा? आंसर, सैमुअल जॉनसन in his book Lives of the Most Eminent English Poets in the chapter on Abraham Cowley writes that in the beginning of the 17th century there appeared a race of writers that may be termed the metaphysical poets. सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में इन द चैप्टर ऑन अब्राहम काउली के चैप्टर में सैमुअल जॉनसन लिखते हैं दैट कि इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी देयर अपीयर्ड ए रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म द मेटाफिजिकल पोइट्स। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में वहाँ पर ए रेस ऑफ राइटर्स की एक जाति आई दैट मे बी टर्म द मेटाफिजिकल पोइट्स, जिसको मेटाफिजिकल पोइट्स के रूप में या मेटाफिजिकल पोइट्स के रूप में जाना जाता है। जिन राइटर्स को मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम सम मेटाफिजिकल पोइट्स। द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ द अर्ली सेंचुरी आर जॉन डन, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम काउली, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, थॉमस थ्रेरिन, विदर, थॉमस कैरू एंड रॉबर्ट हेरिक। ये द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के मेटाफिजिकल्स अर्ली 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी के मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जॉन डन, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम काउली, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, थॉमस थ्रेरिन, विदर, थॉमस कैरू एंड रॉबर्ट हेरिक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? आंसर, मेटाफिजिकल पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी सब्टल and highly intellectualized imagery. Dr. Johnson described metaphysical poetry as far-fetched comparison with a combination of dissimilar images or discovery of occult resemblance in things apparently unlike. Dr. Johnson condemns the use of such comparisons. Metaphysical poetry is characterized by very subtle and highly intellectualized imagery. मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत ही चातुर्यता के साथ एंड हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड और बहुत उच्च बौद्धिक कलाओं के द्वारा कैरेक्टराइज्ड की गई है। डॉक्टर जॉनसन डिस्क्राइब्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री को एज फार-फेच्ड कंपैरिजन विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस। डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में कहा है कि यह फार फेच्ड कंपैरिजन विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस, यह डिसिमिलर इमेजेस, असमान इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन है और डिस्कवरी ऑफ ऑकल्ट रिजेम्बलेंस इन थिंग्स
apparently unlike, और स्पष्ट रूप से बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी है। डॉक्टर जॉनसन कंडेम्स द यूज ऑफ सच कंपेरिजन। डॉक्टर जॉनसन इस प्रकार के कंपेरिजन, ऐसे कंपेरिजन्स के प्रयोग को बुरा बताता है, कंडेम्स करता है। व्हाट इज मैंड्रक रूट? मैंड्रक रूट क्या है? मैंड्रक रूट इज ए प्लांट दैट लुक्स लाइक ए ह्यूमन। मैंड्रक रूट एक प्लांट है जो ह्यूमन के समान दिखाई देता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ इट इज एट्रोपा मैंड्रागोरा। इसका वैज्ञानिक नाम है एट्रोपा मैंड्रागोरा। जॉन डन गिव्स एन इम्पॉसिबल टास्क टू गेट ए चाइल्ड विद ए मैंड्रक प्लांट। जॉन डन मैंड्रक पौधे से एक मानव बच्चा उत्पन्न करने के असंभव कार्य को बताता है। जॉन डन गिव्स एन इम्पॉसिबल टास्क टू गेट ए चाइल्ड विथ ए मैंड्रक रूट्स। जॉन डन ने अपनी कविता में मैंड्रक पौधे से बच्चा उत्पन्न करने के असंभव कार्य को बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, whose songs the poet wants to hear? John Donne whose songs the poet wants to hear? किसके सॉन्ग्स को कवि सुनना चाहता है? जॉन डन डिजायर्स टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ मरमेड्स। मरमेड्स के सॉन्ग्स को जॉन डन सुनने की इच्छा करते हैं। मरमेड्स आर माइथोलॉजिकल क्रीचर्स दैट हैव अपर बॉडी ऑफ ए फीमेल एंड लोअर बॉडी ऑफ ए फिश। मरमेड्स माइथोलॉजिकल क्रीचर हैं जिनकी अपर बॉडी फीमेल होती है एंड लोअर बॉडी फिश की होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल क्या है? आंसर, व्हेन ए पोएट ओवरस्टेट ए केस विद द हेल्प ऑफ एग्जीग्रेशन और ओवरस्टेटमेंट, इट इज नोन एज हाइपरबोल। एग्जाम्पल, डन्स गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज ए कंप्लीट हाइपरबोल। जब एक कवि अतिशयोक्तियों की सहायता से अपनी बात को कहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहता है, तो यह हाइपरबोल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जॉन डन की कविता गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ये कंप्लीट हाइपरबोल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर हाउ मैनी डेज does the poet demands his reader to ride on a journey to find a true and fair female? कवि कितने दिनों तक अपने रीडर से, अपने पाठक से मांग करता है टू राइड ऑन ए जर्नी, की वह एक जर्नी पर जाए, घोड़े पर सवार होकर एक यात्रा पर जाए और एक सच्ची और सुंदर महिला का पता लगाए? तो आंसर इज 10,000 डेज एंड नाइट्स। 10,000 दिनों और रातों तक कवि अपने पाठक से ये डिमांड करता है कि वह एक यात्रा पर जाए और एक सुंदर और वफादार स्त्री का पता लगाए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द रीडर्स रिप्लाई ऑफ द जर्नी? आफ्टर द जर्नी के बाद पाठक का रिप्लाई क्या होगा? आंसर, द रीडर विल रिप्लाई बाय स्वेरिंग that nowhere lives a woman true and fair। यात्रा के बाद पाठक कसम खा करके यह कहेगा कि nowhere lives a woman true and fair, की कहीं पर भी उसको एक सुंदर, सच्ची, वफादार स्त्री नहीं मिली। ओके, थैंक यू।